गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है जल संसाधन, जिसका हम सब जल को किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो आपको तो यही पता है कि 71% भूभाग पर विश्व में जल है, जिसका केवल 3% ही हम उसका स्वच्छ जल का उपयोग कर सकते हैं, मतलब एलोडियन जल, स्वच्छ जल। तो स्वच्छ जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? एक होता है धरातलीय जल, जो सरफेस पे हमें मिलता है। एक भौम जल मतलब भूमिगत जल। तो धरातलीय जल के कुछ स्रोत होंगे, भौम जल के कुछ स्रोत होंगे, जिससे हमें ये उपलब्ध होता है। तो धरातलीय जल के स्रोत कौन कौन से? नदियाँ, झील, तालाब। नदियाँ, झीलें, तालाब, इनसे हमें स्वच्छ जल प्राप्त होता है, जो हम किसी भी कार्यों में पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है भूमिगत जल। और भूमिगत जल के अंदर किस प्रकार से निकाला जाता है? या तो कुएं के द्वारा निकाला जाएगा, कुएं, नलकूप। भूमिगत जल हमें कुएं और नलकूप द्वारा प्राप्त होता है। तो ये दो जल हो गए, एक होगा धरातलीय जल, भूमिगत जल। धरातलीय जल नदियों, झीलों और तालाबों द्वारा प्राप्त होता है। तो भूमिगत जल है, जो भूम जल बोलते हैं, वो कुएं और नलकूप द्वारा हमें मिलता है। अब आ जाता है धरातलीय जल, भूम जल, इसमें धरातलीय जल। धरातलीय जल में भारत में 10,360 नदियां हैं और भारत की सभी नदी क्षेत्रों के बेसिन में 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है, मतलब धरातलीय जल की मात्रा। इसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के जल ग्रहण क्षेत्र बड़े हैं। सिंधु गंगा में जल ग्रहण क्षेत्र बड़े पाए जाते हैं। ये नदियां भारत के 1/3 भाग में जल ग्रहण 1/3 क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये नदियां भारत के 1/3 क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे इंडस रिवर सिस्टम, ये पूरा गंगा रिवर सिस्टम, ये पूरा भारत का 1/3 क्षेत्र, और ये ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र, ये ब्रह्मपुत्र है। तो ये भारत का 1/3 नदी क्षेत्र में ये नदियाँ पाई जाती है। इसमें दक्षिण भारत की नदियाँ आ जाएगी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। इनमें जल ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा है। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि बेसिन, नदी क्षेत्रों के बेसिन में। तो बेसिन क्या होता है? नदी, एक नदी है, जैसे एक इंडस रिवर सिस्टम हो गया, पूरा इंडस, तो इसकी कई सारी नदियां हैं, रावी, व्यास, सतलुज, चिनाब। तो ये पूरा क्या हो गया? इसका बेसिन क्षेत्र। ये सिंधु रिवर का बेसिन क्षेत्र हो गया। अब ये पूरा आ जाता है, इसमें गंगा, फिर इसकी यमुना, और इसकी छोटे छोटे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, गोमती, घाघरा, गंडक, ये सब इसका पूरा बेसिन क्षेत्र हो गया। तो एक तो हो गया सिंधु रिवर बेसिन क्षेत्र, ठीक है। ये पूरा गंगा रिवर बेसिन क्षेत्र, ये फिर नर्मदा रिवर बेसिन क्षेत्र, ये ताप्ती रिवर बेसिन क्षेत्र, ये पूरा फिर गोदावरी नदी बेसिन क्षेत्र, ये कृष्णा नदी बेसिन क्षेत्र, ये कावेरी नदी बेसिन क्षेत्र, ये यहाँ पे महानदी बेसिन क्षेत्र, ये सोन। तो ये सब इनके बेसिन क्षेत्र हो गए। जिस क्षेत्र में जो नदी और उसकी सहायक नदियाँ जो एरिया घेरती है, वो होगा उसका बेसिन क्षेत्र। और उस क्षेत्र में जल की मात्रा अलग अलग होती है। ये भारत की उत्तरायण नदी है, तो यहाँ पर हिमालय से निकलती है, तो ये सारा साल इनमें जल भरा रहता है। तो इनमें भौम जल स्तर अधिक होगा, धरातलीय जल भी अधिक होगा, भौम जल भी अधिक होगा। ये कुछ नदियाँ हैं जो हर टाइम नहीं चलती, दक्षिण भारत पर आएगी कि भारतीय नदियाँ, लेकिन इनमें भी जल ग्रहण क्षमता बहुत है। और यहाँ पर जो धरातलीय जल है उसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। जो अपना जो गंगा का एरिया हो गया है, यमुना का एरिया हो गया, पूरा पंजाब, यूपी, ये सब गंगा रिवर क्षेत्र बेसिन में आ गए। तो इसमें ये 1869 घन किलोमीटर जल पाया जाता है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र में जल ग्रहण क्षमता
भी बड़े हैं, क्योंकि इनका बेसिन भी बड़ा है। अब दूसरा आ जाएगा भौम जल संसाधन, जो भूमिगत जल संसाधन है। तो भारत में पूर्ण योग्य जल 432 घन किलोमीटर है, ठीक है। भारत में पूर्ण योग्य जल 432 घन किलोमीटर है। यूपी में दक्षिण भारत की नदी देश में भूम जल का उपयोग ज्यादा होता है। एक तो यूपी के अंदर जो अपना उत्तर प्रदेश है यहाँ पर, और एक दक्षिणी भारत में जो ये है यहाँ पर भूम जल का उपयोग ज्यादा मात्रा में किया जाता है। अब इसके बाद अगर भूम जल का प्रयोग करने वाले राज्य क्रमानुसार जो सबसे ज्यादा भूम जल का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे ज्यादा अपने यही होता है सिंचाई के लिए भूम जल की आवश्यकता होती है। तो इसमें आ जाएगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। ज्यादा में ज्यादा मात्रा में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु। ये तुम्हारा एक नंबर का क्वेश्चन में आ जाएगा कि सबसे ज्यादा इन राज्यों में भूम जल स्तर का उपयोग किया जाता है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु में। औसत मात्रा में कितना किया जाता है, मध्यम या औसत, इसमें भी कुछ राज्य आ जाएंगे। इसमें आ जाएगा बिहार, त्रिपुरा, नंबर 3 पे महाराष्ट्र। ये भूमिगत जल का उपयोग कम करते हैं, क्योंकि बिहार में काफी सारी नदियां हैं, तो नदियों से ही जल की पूर्ति हो जाती है। त्रिपुरा में भी जल की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि वहाँ भी पूरा हिल एरिया है यहाँ पे। तो महाराष्ट्र में भी पश्चिमी घाट से काफी वर्षा हो जाती है, तो यहाँ पर भी भूम जल स्तर का बहुत ही कम मात्रा, मध्यम मात्रा में यूज किया जाता है। अब कुछ राज्य ऐसे जिनमें भूम स्तर का बिल्कुल कम किया जाता है, कम मात्रा में। इसमें आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है। दूसरा जाएगा उड़ीसा, केरल। ये भी ऐसे प्रदेश है जहाँ पर उड़ीसा के अंदर भी सीमा है, केरल की समुद्र तट के पास है, यहाँ से कम मात्रा में भूम जल स्तर का उपयोग किया जाता है। तो ये होगा 3, ज्यादा, कम और मध्यम। यहाँ पर भूम जल स्तर का, भूम जल संसाधन का उपयोग कम किया जाता है, ज्यादा मात्रा में किया जाता है। अब आगे आ जाता है कि भारतीय सिंचाई के लिए अधिक जल की मांग में आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ये आ भी सकता है तुम्हारे पेपर के अंदर कि भारत में सिंचाई के लिए अधिक जल की मांग में आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप सभी जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारत एक कृषि प्रधान देश में जिसका 2/3 भाग कृषि कार्य पर निर्भर करता है। भारत में 2/3 भाग कृषि कार्य पर ही निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, भारत का ज्यादातर भाग सूखा है। भारत का ये जो एरिया है, जितना अभी पूरा राजस्थान का एरिया हो गया, ये पूरा 20-55 का हिस्सा हो गया, ये सारा सूखा प्रदेश है। तो इस सब में जो सिंचाई कैसे की जाएगी, सबके लिए जल की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए जल की मांग ज्यादा है इन एरिया के अंदर, इसलिए। दूसरा, सिंचाई के कारण बहुफसलीकरण हो पाता है, क्योंकि मानसून हर टाइम तो रहता नहीं है, और हम फसलें भी अलग अलग प्रकार की पाते हैं हर मौसम में, तो हर टाइम में तो मानसून पर निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए जल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है हर मौसम फसल को उगाने की, बहुफसलीकरण के लिए, ठीक है। औद्योगिक सेक्टर में जल की मांग ज़्यादा होती है, क्योंकि औद्योगिक सेक्टर में जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, इसमें जल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। सूखी वस्तु उद्योग हो गया, इसमें भी जल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो इन सब के लिए जल की मांग भारत में अधिक है। कुछ फसलों में जल की आवश्यकता ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनमें कम से काम नहीं चलता है, जैसे कि गन्ना की फसल होगी, चावल हो गया, जूट हो गया, इन सब में अधिक मात्रा में खेत में पानी खड़ा रहना चाहिए, नमी हरदम बनी रहनी चाहिए। तो ये सब भारतीय सिंचाई के लिए अधिक जल की मांग के कुछ फैक्टर हैं, इनको याद रखना आप अपने सबको।
अब इसमें नेक्स्ट आ गया जल के गुणों का ह्रास। तो जल के गुणों का ह्रास क्या होता है कि जल की गुणवत्ता का अर्थ क्या होता है? गुणवत्ता का अर्थ होता है शुद्धता, जल की शुद्धता, कि जल कितनी मात्रा में शुद्ध है। लेकिन ये कुछ चीजों, कुछ इफेक्टिव, जैसे कि नदी की शुद्ध जल है तो कुछ कारणों से ये इफेक्टिव हो जाता है, जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों व औद्योगिक पदार्थों से दूषित होता है, पदार्थों से दूषित होता है जल। ठीक है, कभी कभी प्रदूषित जल इतना दूषित हो जाता है कि नीचे भूम जल स्तर तक पहुंच जाता है, नीचे अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम वो नीचे वाला भूम जल नलकूप या कुछ इस्तेमाल करते हैं तो कई अल्सर की समस्या हो जाती है, और भी कई प्रॉब्लम हो जाती है, कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये सब प्रदूषित जल के कारण होता है। अब भारत में कुछ नदियाँ हैं जो ऊपर से बहती हैं, जो साफ पानी लेके आती हैं, गंगा हो गई, यमुना होगी, ऊपर नीचे आने के बाद इनमें प्रदूषित हो गया, जैसे कि कानपुर लखनऊ के पास इनमें प्रदूषण की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऊपर से दूषित आती है, नीचे इनमें प्रदूषण हो गया। ये जो जल की शुद्धता नीचे से आई, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तो इनमें जो जल की मात्रा है अशुद्ध पाई जाती है, जबकि ऊपर जल की मात्रा शुद्ध मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें भारत की कुछ प्रमुख नदियां हैं जो अशुद्ध हो गई, जैसे साबरमती हो गई, जो अहमदाबाद में साबरमती नदी हो गई है, प्रदूषित मात्रा बढ़ गई है। गोमती हो गई लखनऊ में, ये लखनऊ के पास यूपी में जो गोमती नदियाँ थी ये प्रदूषित हो गई है। गंगा की तुम सभी जानते हो, गंगा कितनी ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। तो ये सब जल के गुणों का ह्रास है। ठीक है, इनके कुछ कारण हैं, जिनसे रासायनिक हो गया, जैविक हो गया, और औद्योगिक पदार्थों को नदी के अंदर डाल दिया जाता है, उसके अपशिष्ट बचे हुए, जिससे जल की मात्रा प्रदूषित हो जाती है। तो आज इतना ही करना, जितना पढ़ाया इन सब टॉपिक को अच्छे से याद करना, और नेक्स्ट इसका नेक्स्ट बार कल करवाएंगे। थैंक यू।